नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चैप्टर 74 पब्लिक सर्विसेज पर चर्चा करेंगे। तो आज हम भारत में सरकारी सेवाओं के क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर सुनते हैं ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। ये आखिर हैं क्या? इनमें मतलब क्या फर्क है और इनका स्ट्रक्चर कैसा है? कैसे ये सब मिलकर काम करती हैं? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ उनके लिए जो सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हर नागरिक के लिए जो ये जानना चाहता है कि देश का एडमिनिस्ट्रेशन आखिर चलता कैसे है। ये क्लासिफिकेशंस असल में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की नींव है। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें, भारी भरकम शब्दों से बचते हुए, जैसे दो दोस्त बात कर रहे हों। ओके, तो इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद पहले ये देख लें कि मोटे तौर पर कितनी तरह की सेवाएं हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो भारत में पब्लिक सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं यानी सेंट्रल सर्विसेज, और राज्य सेवाएं यानी स्टेट सर्विसेज। चलिए, सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज से शुरू करते हैं। इनका नाम सबसे ज़्यादा सुनने में आता है। सही कहा आपने। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी एआईएस वो सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकारें, मतलब दोनों के लिए कॉमन है। ये काफी यूनिक व्यवस्था है। कॉमन है मतलब इन सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्यों दोनों में ही जो टॉप पोजीशंस होती हैं, जो की पोस्ट होती हैं, उन पर काम करते हैं। और वो बारी बारी से कभी केंद्र में कभी राज्य में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये वो अधिकारी हैं जो कभी हमें किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर या एसपी के तौर पे दिखते हैं, तो कभी दिल्ली में किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी या डायरेक्टर। बिल्कुल सही समझा आपने। ये काइंड ऑफ एक ब्रिज की तरह है सेंटर और स्टेट्स के बीच। बिल्कुल सही समझा आपने। एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये। और फिलहाल ऐसी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। पहली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस और तीसरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफओएस। और इनका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। मुझे याद है 1947 में आजादी के बाद जो पुरानी अंग्रेजों वाली इंडियन सिविल सर्विस थी, आईसीएस, उसकी जगह आईएएस ने ले ली, और इंडियन पुलिस आईपी की जगह आईपीएस ने, और संविधान ने इन्हें एआईएस का दर्जा दिया। लेकिन आईएफओएस तो काफी बाद में आई, शायद 1966 में। हाँ, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। आईएफओएस को 1966 में तीसरी एआईएस के रूप में स्थापित किया गया। वैसे एक और दिलचस्प बात है, 1963 में पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर 3 और एआईएस बनाने का प्रावधान किया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस और इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। ओह, 3 और? जी हाँ, लेकिन उनमें से सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ही 1966 में असल में बन पाई। बाकी 2 मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग वाली, वो आज तक नहीं बन पाई हैं, राज्यों के कुछ विरोध और दूसरे कारणों से। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। संविधान का आर्टिकल 3112 वो पार्लियामेंट को नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का अधिकार तो देता है, लेकिन उसमें एक पेच है। ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। हाँ, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। ये कहना होता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है। सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा क्यों नहीं? ये थोड़ा अजीब नहीं? लिट कारण है। देखिए, नई एआईएस बनाने के लिए चाहिए तो पार्लियामेंट का एक्ट ही, सिर्फ राज्यसभा के रेजोल्यूशन से नहीं बनेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन पार्लियामेंट वो एक्ट बना ही नहीं सकती जब तक राज्यसभा पहल न करे। और ये पावर सिर्फ राज्यसभा को इसलिए दी गई है क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में चूंकि एआईएस सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करती हैं, तो ये जरूरी समझा गया कि नई एआईएस बनाने में राज्यों की या कम से कम उनकी प्रतिनिधि सभा की एक तरह से सहमति जरूरी हो। अच्छा, ये तो फेडरल बैलेंस का कमाल का उदाहरण है, ताकि राज्यों के हितों की अनदेखी ना हो। बिल्कुल। और ये जानकर शायद और हैरानी होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने शुरू में एआईएस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का कोई प्रावधान ही नहीं रखा था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं था। सच में? फिर ये कैसे आया संविधान में? हाँ, बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी बहस हुई, और इसमें सबसे बड़ा रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो इसके सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एआईएस बहुत जरूरी है। उन्हीं के प्रयासों से आर्टिकल 312 संविधान में शामिल हुआ।
इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। वाह, सरदार पटेल का विजन सच में जबरदस्त था। अच्छा, अब इनके काम करने के तरीके पर आते हैं। संविधान ने तो बेस बना दिया, पर इनकी भर्ती, सर्विस कंडीशंस वगैरह वो कैसे तय होती हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 है शायद। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 312 ही पार्लियामेंट को ये एक्ट बनाने की पावर देता है, और इसी एक्ट 1951 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार मिला है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके एआईएस मेंबर्स की रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस के रूल्स बनाएं। तो मतलब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर करती हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम लेती है, फिर एलबीएसएनए मसूरी में या एनपीए हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है। जी हाँ, लेकिन ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्टेट्स में भेज दिया जाता है, अलग अलग कैडर्स में। हाँ, प्रोसेस यही है, सेंटर रिक्रूट और ट्रेन करती है, लेकिन काम करने के लिए उन्हें अलग अलग स्टेट्स या स्टेट्स के ग्रुप्स में एलोकेट कर दिया जाता है। इन्हें कहते हैं कैडर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंटर का अपना कोई एआईएस कैडर नहीं होता। सेंटर का अपना कैडर नहीं होता? तो फिर सेंटर में कैसे काम करते हैं ये ऑफिसर्स? दिल्ली में जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें? वो सेंटर में डेप्यूटेशन पर सर्व करते हैं, मतलब अपने स्टेट कैडर से कुछ टाइम के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में बुलाया जाता है। इसे टेन्योर सिस्टम कहते हैं। टेन्योर सिस्टम मतलब एक फिक्स टाइम के लिए? हाँ बिल्कुल, आमतौर पर 3 साल, 5 साल, कभी-कभी 7 साल भी। ये टेन्योर पूरा करके वो वापस अपने होम कैडर मतलब अपने स्टेट कैडर में चले जाते हैं। इससे उन्हें स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पर काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। ये सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन ये जरूरी है कि चाहे वो किसी भी कैडर में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस, ये एक सिंगल सर्विस मानी जाती है। मतलब सबके अधिकार, स्टेटस, पे स्केल पूरे देश में एक जैसे होते हैं, और ये तीनों ही टॉप क्लास मतलब क्लास 1 या आजकल की भाषा में ग्रुप ए सर्विसेज हैं। जी हाँ, ये यूनिफॉर्मिटी इनकी खासियत है। और इनमें प्रमोशन के साथ अलग अलग स्केल्स होते हैं, जैसे जूनियर स्केल, फिर सीनियर स्केल और फिर सुपर टाइम स्केल। जैसे जैसे सर्विस में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इन स्केल्स में प्रमोशन होता है। और इनका मैनेजमेंट कौन करता है? मतलब कंट्रोल किसका रहता है? क्योंकि ये तो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करते हैं। थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन लगती है। हाँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसे डुअल कंट्रोल कहते हैं। तीनों एआईएस के लिए अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं। कौन कौन सी? आईएएस के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। आईपीएस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और आईएफओएस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्रीज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रूल्स, कैडर एलोकेशन ये सब देखती हैं। ये तो हुआ सेंटर का कंट्रोल। आपने कहा डुअल कंट्रोल, तो दूसरा कंट्रोल? दूसरा और इमीडिएट कंट्रोल मतलब जो रोजमर्रा का नियंत्रण है वो उस स्टेट गवर्नमेंट का होता है जिसके कैडर में ऑफिसर पोस्टेड है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, डे टू डे सुपरविजन, यहाँ तक कि सैलरी और पेंशन भी स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। अच्छा, अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर का, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट का। इसमें तो टकराव की गुंजाइश रहती होगी, अक्सर सुनते हैं खबरों में। कारण बनता है, खासकर डिसिप्लिनरी एक्शन के मामलों में। किसी एआईएस ऑफिसर पर कोई बड़ी पेनाल्टी लगानी हो तो वो पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है या सेंटर को रेकमेंड कर सकती है, पर फाइनल एक्शन सेंटर का ही होता है। ये तो काफी नाजुक बैलेंस है। और अभी कितने कैडर हैं एआईएस के? अभी कुल 26 स्टेट कैडर हैं। इसमें कुछ सिंगल स्टेट कैडर हैं और 2 जॉइंट कैडर भी हैं, एक असम मेघालय का और दूसरा AGMUT कैडर, जिसमें अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज आते हैं। चलिए, ये तो हुई ऑल इंडिया सर्विसेज की बात। अब आते हैं सेंट्रल सर्विसेज पर, केंद्रीय सेवाएं। ये एआईएस से अलग कैसे हैं? सेंट्रल सर्विसेज वो हैं जिनके सदस्य पूरी तरह से मतलब एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं। इनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता। ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं। ओके, मतलब सिर्फ सेंटर के लिए। तो ये सब दिल्ली में ही होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेंटर के ऑफिस तो पूरे देश में है ना। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है। तो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर देश में कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं, पर रहेंगे वो सेंटर के ही कंट्रोल में। ज्यादातर सर्विसेज को उनकी अपनी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ही कंट्रोल और मैनेज करता है। जैसे रेलवे सर्विसेज को रेल मंत्रालय, फॉरेन सर्विस को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। हाँ, ओवरऑल जो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ही है, जो जनरल पॉलिसीज देखती है। अच्छा, तो ये सेंटर की अपनी एक्सपर्ट टीम्स है, फॉरेन अफेयर्स के लिए अलग, रेवेन्यू के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, इंफॉर्मेशन के लिए अलग। और इनका क्लासिफिकेशन भी बदला है टाइम के साथ।
पहले क्लास 1, 2, 3, 4 था। हाँ बिल्कुल। आज़ादी से पहले सेंट्रल सर्विसेज को क्लास 1, क्लास 2, सबॉर्डिनेट और इंफीरियर सर्विसेज में बांटा जाता था। फिर आज़ादी के बाद फर्स्ट पे कमीशन की सिफारिश पर सबॉर्डिनेट और इंफीरियर का नाम बदलकर क्लास 3 और क्लास 4 कर दिया गया। तो हो गया क्लास 1, 2, 3, 4। जी। और फिर 1974 में थर्ड पे कमीशन की सिफारिश पर यह क्लासिफिकेशन फिर बदला और क्लास 1, 2, 3, 4 की जगह ग्रुप ए, बी, सी, डी लाया गया, जो आज तक चल रहा है। ओके, तो आज सेंट्रल सर्विसेज के ये 4 ग्रुप हैं, ए, बी, सी, डी। सही कहा। और सरकार का काम जैसे जैसे बढ़ा है, ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज की संख्या भी बढ़ी है। अभी लगभग 66 के करीब ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैं। 66 काफी ज्यादा है। कुछ जानी मानी सर्विसेज कौन से हैं इनमें? हाँ, काफी हैं। कुछ प्रमुख हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस IANS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, जिसमें इनकम टैक्स और कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों हैं। इंडियन रेलवे की कई सर्विसेज हैं, ट्रैफिक, अकाउंट्स, पर्सनल, इंजीनियरिंग। इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS, इंडियन ट्रेड सर्विस ITS, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISS, सेंट्रल हेल्थ सर्विस CHS और भी कई हैं, जैसे डिफेंस अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस वगैरह। बाप रे, लिस्ट तो सच में काफी लंबी है। मतलब सेंटर को हर स्पेशलाइज काम के लिए अलग एक्सपर्ट चाहिए। अच्छा, ये जो ग्रुप्स हैं A, B, C, D, इनमें क्या फर्क है? मतलब बस सैलरी और सीनियरिटी का फर्क है? क्लरिकल स्टाफ आता है, जैसे असिस्टेंट क्लर्क, और ग्रुप डी में मैनुअल पर्सनल, जैसे पियोन वगैरह। ग्रुप सी और डी वाले नॉन गजेटेड होते हैं। ज्यादातर ग्रुप ए सर्विसेज की कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप बी सर्विसेज भी होती हैं। अच्छा, ये गजेटेड ऑफिसर वाला टर्म ये हम अक्सर सुनते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए। कहते हैं ना, किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराओ, तो वो यही ग्रुप ए और बी वाले अधिकारी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही। गजेटेड का मतलब ही यही है कि इन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, रिटायरमेंट की खबर गवर्नमेंट गैजेट यानी भारत के राजपत्र में पब्लिश होती है, इसीलिए इन्हें गजेटेड कहते हैं। नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज के नाम ऐसे पब्लिश नहीं होते। और हाँ, गजेटेड ऑफिसर्स को कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने की पावर। उन्हें ऑफिसर्स कहा जाता है, जबकि नॉन गजेटेड को एम्प्लॉयज। समझ गया। अब सेंट्रल सर्विसेज में प्रेस्टीज, स्टेटस, पे के मामले में सबसे ऊपर कौन है? क्या कोई AIS को टक्कर देता है IAS, IPS को? हाँ, वो है इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, भारतीय विदेश सेवा। टेक्निकली ये एक सेंट्रल सर्विस है, लेकिन प्रेस्टीज, स्टेटस, पे स्केल के मामले में ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बराबर मानी जाती है। बल्कि IAS के ठीक बाद आती है और इसका पे स्केल IPS से भी ज्यादा होता है। अच्छा, IFS तो जो लोग डिप्लोमेट बनने का सपना देखते हैं उनके लिए टॉप चॉइस है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करती होगी। जी हाँ, इसे विदेश मंत्रालय मैनेज करता है और इसके अधिकारी विदेशों में भारतीय दूतावासों, एम्बेसीज और मिशंस में सर्व करते हैं। चलिए, अब तीसरी कैटेगरी पर आते हैं, स्टेट सर्विसेज, राज्य सेवाएं। जैसा नाम से ही लग रहा है, इनके कर्मी पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में काम करते होंगे। सेंटर से कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, ये राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जनरल, फंक्शनल, टेक्निकल पोस्ट पर काम करते हैं। इनका कार्य क्षेत्र उसी स्टेट तक लिमिटेड होता है जहां इनकी नियुक्ति होती है। और एक जरूरी बात, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में इनका स्थान आम तौर पर उसी राज्य में काम कर रहे AIS ऑफिसर्स IS, IPS, IFOS से नीचे होता है। मतलब एक सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर भी अपने ही राज्य में पोस्टेड IAS या IPS के अंडर काम कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है और होता भी है। और हर राज्य की अपनी अलग अलग स्टेट सर्विसेज होती हैं। हाँ, जाहिर है। जैसे पंजाब सिविल सर्विस, राजस्थान पुलिस सर्विस। बिल्कुल, सर्विसेज की संख्या और उनके नाम हर राज्य में थोड़े अलग हो सकते हैं। ये उस राज्य की ज़रूरतों पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ सर्विसेज लगभग सभी राज्यों में कॉमन होती हैं, बस नाम के आगे स्टेट का नाम लग जाता है। जैसे स्टेट सिविल सर्विस, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या PCS भी कहते हैं, स्टेट पुलिस सर्विस DSP वगैरह, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चरल सर्विस, मेडिकल सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर, जुडिशल सर्विस, लोअर कोर्ट के जज, एजुकेशनल सर्विस, सेल्स टैक्स सर्विस, अब स्टेट GST वगैरह। और राज्य लेवल पर इनमें सबसे प्रेस्टिजियस कौन सी है?
जैसे सेंटर में आईएएस है, वैसे स्टेट में स्टेट लेवल पर स्टेट सिविल सर्विस यानी पीसीएस सबसे प्रेस्टिजियस मानी जाती है। ये स्टेट की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। इनका क्लासिफिकेशन भी सेंट्रल सर्विसेज जैसा ही होता है, ग्रुप ए, बी, सी, डी। हाँ, स्ट्रक्चर वैसा ही है। स्टेट सर्विसेज को भी आमतौर पर 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। क्लास 1 या ग्रुप ए, क्लास 2 या ग्रुप बी, क्लास 3 या ग्रुप सी और क्लास 4 या ग्रुप डी। राज्यों में नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग हो सकता है, पर ढांचा यही है और इन्हें भी गजेटेड क्लास 3 ऑफिसर्स और नॉन गजेटेड क्लास 3-4 एम्प्लॉयज में बांटा जाता है। गजेटेड नॉन गजेटेड का मतलब वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। तो मतलब ये इतने सारे क्लासिफिकेशंस क्यों जरूरी हैं? एआईएस, सेंट्रल, स्टेट, फिर उनके अंदर ग्रुप्स, फिर गजेटेड, नॉन गजेटेड। क्या ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए? नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के लिए नहीं। ये क्लासिफिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने, जिम्मेदारियां और अकाउंटेबिलिटी क्लियरली डिफाइन करने और ऑफिसर्स के करियर प्रोग्रेशन का एक लॉजिकल पाथ बनाने के लिए जरूरी हैं। इससे पता चलता है किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस काम के लिए कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है जो स्टेट और ऑल इंडिया सर्विसेज को जोड़ती है। ओह, वो क्या? वो ये कि स्टेट सर्विसेज से ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने का भी रास्ता है, प्रमोशन के जरिए। अच्छा, मतलब एक स्टेट सिविल सर्विस का ऑफिसर मेहनत करके आईएएस बन सकता है, जी या स्टेट पुलिस सर्विस वाला आईपीएस? बिल्कुल बन सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में ही ये प्रावधान है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस में सीनियर पोस्ट का एक हिस्सा, एक कोटा जो कि 33.33% से ज्यादा नहीं हो सकता, वो स्टेट सर्विसेज के अधिकारियों की प्रमोशन से भरा जाएगा। अरे वाह, तो ये तो स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव हुआ कि अच्छा काम करो तो एएसएस में जाने का मौका मिल सकता है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा मोटिवेशन है। इसके लिए हर स्टेट में एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसे यूपीएससी चेयरमैन या मेंबर हेड करते हैं। ये कमेटी एलिजिबल स्टेट सर्विस ऑफिसर्स के रिकॉर्ड्स देखकर प्रमोशन के लिए नाम रेकमेंड करती है। और ये थी भारत की पब्लिक सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की कहानी। ऑल इंडिया सर्विसेज जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए हैं, सेंट्रल सर्विसेज जो सिर्फ सेंटर के लिए हैं, और स्टेट सर्विसेज जो सिर्फ स्टेट्स के लिए हैं। हर किसी का अपना रोल, अपनी पहचान, अपना स्ट्रक्चर। और कैसे ये सब मिलकर देश के इस विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाते हैं। हर किसी की अपनी जगह है, अपना महत्व है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पिछले सेक्शन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है संविधान का। पार्ट 14, आर्टिकल्स 308 से लेकर 314 तक। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, मतलब जो पूरी सरकारी नौकरियों का सिस्टम है, उसका फ्रेमवर्क, उसके रूल्स रेगुलेशंस सब यहीं से आते हैं, है ना? एग्जैक्टली। ये वो फाउंडेशन है जिस पे हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसे स्टील फ्रेम भी कहते हैं, वो खड़ा है। कैसे लोग आएंगे, क्या कंडीशंस होंगी, क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आर्टिकल 309 से। ये क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 309 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावर देता है। किस चीज की पावर? पब्लिक सर्विसेज में रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस को रेगुलेट करने की, मतलब भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तें तय करने की पावर। बिल्कुल सही। लेजिस्लेचर्स कानून बना सकते हैं इन चीजों पे। हाँ, लेकिन सोचिए, कानून बनने में तो टाइम लगता है। हाँ, प्रोसेस होता है पूरा। तो जब तक कानून नहीं बनता तब तक काम कैसे चलेगा? हाँ, इसीलिए आर्टिकल 309 में ही एक और प्रोविजन है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि जब तक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाते, हाँ। तब तक प्रेसिडेंट सेंटर के लिए और गवर्नर स्टेट के लिए रूल्स बना सकते हैं, अच्छा, मतलब ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट जैसा हुआ। ताकि सिस्टम रुके नहीं। एग्जैक्टली, स्टॉप गैप अरेंजमेंट। जैसे ही लेजिस्लेचर कानून पास कर देता है, ये रूल्स या तो खत्म हो जाते हैं या उस कानून के हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं। समझ गई। अब ये जो टर्म है रिक्रूटमेंट, इसका मतलब सिर्फ यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके पहली जॉब मिलना ही तो नहीं होता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिक्रूटमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें कई तरीके शामिल हैं। जैसे देखिए, एक तो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, जैसे आपने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। फिर होता है सिलेक्शन, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर।
एक होता है डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन मतलब? जैसे टेम्परेरी ट्रांसफर। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई ऑफिसर किसी दूसरे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में कुछ समय के लिए जाता है, हाँ। किसी स्पेशल काम के लिए, वो भी टेक्निकली उस नए रोल में रिक्रूटमेंट है। ओके। फिर है प्रमोशन, यानी पदोन्नति। आप सर्विस में सीनियर हो गए, परफॉर्मेंस अच्छी है तो ऊपर के रैंक पर गए। ये भी उस हायर पोस्ट के लिए एक तरह की रिक्रूटमेंट हुई। और अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर भी होता है। वाओ, मतलब रिक्रूटमेंट की कई डायमेंशंस है। डायरेक्ट, सिलेक्शन, डेप्यूटेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, सब आ गया इसमें। हाँ जी। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म था कंडीशंस ऑफ सर्विस। ये तो लगता है हर एम्प्लॉय के लिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सबसे क्रूशियल होता है। इसमें क्या क्या आता है, डिटेल में बताइए थोड़ा। हाँ, ये तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें बेसिकली A to Z सब कुछ आता है जो एक एम्प्लॉय की जॉब लाइफ को अफेक्ट करता है। ओके। जैसे पे यानी सैलरी, अलाउंसेस। अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, DA, मकान किराया भत्ता, HRA और भी कई तरह के भत्ते, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट्स मतलब सालाना सैलरी में बढ़ोतरी, राइट। लीव, छुट्टियां, कैजुअल लीव, अर्न्ड लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, ये सब सर्विस कंडीशंस का हिस्सा हैं। हाँ, लीव रूल्स तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। फिर प्रमोशन की पॉलिसी क्या होगी, टेन्योर यानी कार्यकाल, और सर्विस का टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, उसके ग्राउंड्स क्या होंगे, ट्रांसफर पॉलिसी, डेप्यूटेशन पॉलिसी, एम्प्लॉय के राइट्स क्या होंगे सर्विस के दौरान। डिसिप्लिनरी एक्शन भी इसी में आएगा। हाँ, डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रोसीजर, ग्राउंड्स, पेनल्टीज, सब कुछ। हॉलिडेज मतलब सरकारी छुट्टियां कौन सी होंगी, आवर्स ऑफ वर्क यानी काम के घंटे, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हाँ, ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। पेंशन, PF, ग्रेट्युइटी। एग्जैक्टली। सोचिए कितने परिवारों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। ये सब कंडीशंस ऑफ सर्विस का इंटेग्रल पार्ट हैं, जो आर्टिकल 309 के तहत बने लॉज या रूल्स से गवर्न होते हैं। गॉट इट। अच्छा, इसी आर्टिकल 309 में एक और बात है जो थोड़ी ध्यान खींचती है। पब्लिक सर्वेंट्स के फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर। ये कैसे? फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस? हाँ, ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, पर इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पब्लिक सर्विस की कोर वैल्यूज मेंटेन रहें। कैसी वैल्यूज? जैसे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, इम्पार्शियलिटी मतलब किसी का पक्ष ना लेना, न्यूट्रलिटी, खासकर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, सीक्रेसी जहां जरूरी हो, एनोनिमिटी और डिवोशन टू ड्यूटी। अच्छा, मतलब ये वैल्यूज अपहोल्ड करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए स्पेसिफिक कंडक्ट रूल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स या स्टेट सर्विसेज के अपने रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक IAS ऑफिसर खुलेआम किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं कर सकता या सरकार की पॉलिसी को पब्लिक में क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन सर्विस रूल्स उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की न्यूट्रलिटी और डिसिप्लिन बनी रहे। पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रखना जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकली बायस्ड नहीं है। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। अंडरस्टूड। ये बैलेंस वाकई जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 310। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ये प्लेजर शब्द थोड़ा रॉयल सा लगता है। हाँ, टर्म तो वहीं से आया है, ब्रिटिश क्राउन सिस्टम से। इसका टेक्निकल मतलब है कि पब्लिक सर्वेंट्स अपना पद प्रेसिडेंट सेंटर के मामले में या गवर्नर स्टेट के मामले में की प्लेजर यानी मर्जी तक होल्ड करते हैं। किन पर लागू होता है ये? डिफेंस सर्विसेज के मेंबर्स, यूनियन की सिविल सर्विसेज के मेंबर्स, IAS, IPS, IFS, IRS वगैरह, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, और सेंटर के अंडर कोई भी मिलिट्री या सिविल पोस्ट होल्ड करने वाले व्यक्ति, ये सब प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होते हैं। और स्टेट लेवल पर? स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंबर्स या स्टेट के अंडर सिविल पोस्ट होल्ड करने वाले लोग गवर्नर के प्लेजर पर होते हैं। सिविल पोस्ट मतलब नॉन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जब चाहें किसी को भी हटा सकते हैं बिना किसी रीजन के? ये तो थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली बात हो गई। थ्योरेटिकली डॉक्ट्रिन का लिटरल मीनिंग यही निकलता है, बट और ये बहुत बड़ा बट है। हाँ, ये प्लेजर एब्सोल्यूट नहीं है, स्पेशली फॉर सिविल सर्वेंट्स। इस पर आर्टिकल 311 में बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं, सेफगार्ड्स हैं, जिन पर हम अभी आएंगे। तो रियलिटी में ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी तरीके से किसी को भी हटा दिया जाए। फ्यू, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल यही है कि टेन्योर टेक्निकली फिक्स्ड नहीं है, इट्स सब्जेक्ट टू प्लेजर। अच्छा, इसी आर्टिकल 310 में एक कॉम्पेंसेशन वाला क्लॉज भी है।
कॉम्पनसेशन। किस लिए? अगर किसी व्यक्ति को उसकी स्पेशल क्वालिफिकेशंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट किया गया है और वो पहले से रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही वो पोस्ट अबॉलिश हो जाती है या उसे किसी ऐसे कारण से हटाया जाता है जो उसके मिसकंडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसे कॉम्पनसेशन मिल सकता है। मान लीजिए सरकार ने किसी एआई एक्सपर्ट को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, पर 3 साल में ही वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया, तो उस एक्सपर्ट को कॉम्पनसेशन मिल सकता है अंडर दिस प्रोविजन। ओके, ये स्पेसिफिक से कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए जो बाहर से आए हैं। हाँ, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं उस इम्पॉर्टेंट बट पर, आर्टिकल 311, जो इस प्लेजर डॉक्ट्रिन पर लगाम लगाता है। इसे सिविल सर्वेंट्स का सेफ्टी शील्ड भी कहते हैं शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट्स के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर 2 बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? पहला सेफगार्ड कहता है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस या रिमूव करने वाली अथॉरिटी उसे अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट नहीं हो सकती। मतलब अगर आपकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने की है तो आपको कोई सेक्रेटरी या उससे नीचे का ऑफिसर डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता। डिसमिसल या रिमूवल या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी खुद करेगी या उसके रैंक के बराबर या उससे सीनियर रैंक की कोई अथॉरिटी करेगी। मेक सेंस। बेसिक हायरार्की प्रिंसिपल, जिसने रखा उससे छोटा निकाल नहीं सकता। एग्जैक्टली, सिंपल एंड लॉजिकल। और दूसरा सेफगार्ड, वो ज्यादा क्रिटिकल है शायद। हाँ, दूसरा सेफगार्ड इज द हार्ट ऑफ आर्टिकल 311। ये कहता है कि किसी सिविल सर्वेंट को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस इन रैंक, ये 3 मेजर पनिशमेंट्स हैं, तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके खिलाफ एक प्रॉपर इंक्वायरी ना की गई हो। इंक्वायरी मतलब पूरी जांच पड़ताल। हाँ, और इस इंक्वायरी में उस एम्प्लॉई को उसके खिलाफ लगे चार्जेस डिटेल में बताए जाने चाहिए और उसे उन चार्जेस के अगेंस्ट अपना डिफेंस रखने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मतलब अपनी बात रखने का, सफाई देने का पूरा मौका। बिल्कुल, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, बिना सुने सजा नहीं। आपने 2 टर्म्स यूज किए, डिसमिसल और रिमूवल। इनमें कोई फर्क है? लगते तो एक जैसे हैं। टेक्निकली बहुत छोटा सा फर्क है। डिसमिसल में साधारणतः फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, मतलब आप दोबारा सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। रिमूवल में ऐसी ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, रूल्स के हिसाब से पॉसिबिलिटी रहती है। तो डिसमिसल इज कंसिडर्ड मोर सिवियर। ओके, गॉट इट। अब ये जो आर्टिकल 311 के सेफगार्ड्स हैं, ये किन लोगों पर लागू होते हैं? क्या सारे सरकारी कर्मचारियों पर? नहीं, ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। आर्टिकल 311 के प्रोटेक्शन सिर्फ सिविल सर्वेंट्स के लिए हैं। स्पेसिफिकली हाँ, members of a civil service of the union or a state, members of an all India service, persons holding a civil post under the union or a state. तो डिफेंस पर्सनल पर नहीं? नहीं, डिफेंस पर्सनल या मिलिट्री पोस्ट पर बैठे लोगों के लिए ये सेफगार्ड्स नहीं हैं। उनके लिए अपने सेपरेट लॉज हैं, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, जिनमें डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स दिए गए हैं। क्लियर। अच्छा, क्या इस दूसरे सेफगार्ड मतलब इंक्वायरी वाले रूल के कोई एक्सेप्शंस भी हैं या हर हाल में इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी? हाँ, एक्सेप्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही 3 सिचुएशंस बताता है जहां ये इंक्वायरी वाला प्रोसेस फॉलो करना जरूरी नहीं है। कौन सी हैं वो सिचुएशंस? पहला, जब सिविल सर्वेंट को किसी क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्शन हो गया हो, मतलब कोर्ट ने उसे दोषी ठहरा दिया हो। अगर किसी को मान लीजिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और कोर्ट से सजा हो गई, तो उसके इस कंडक्ट के आधार पर उसे बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है। ओके, बिकॉज कोर्ट वर्डिक्ट इज कंसिडर्ड फाइनल। करेक्ट। दूसरा एक्सेप्शन, जब डिसमिस करने वाली अथॉरिटी को लगता है और वो रीजंस लिखित में रिकॉर्ड करती है कि इस केस में इंक्वायरी करना रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ये कब हो सकता है? ये बहुत रेयर होता है, शायद कोई बड़ी अशांति फैली हो या विटनेस को खतरा हो, लेकिन अथॉरिटी को रीजन रिकॉर्ड करना होगा और इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि क्या इंक्वायरी सच में इम्प्रैक्टिकेबल थी। राइट। और तीसरा एक्सेप्शन? तीसरा है, जब प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाई हो जाएं कि स्टेट की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में इंक्वायरी करना ठीक नहीं है। जैसे अगर किसी पर एस्पियोनाज या सिटिशन जैसे गंभीर आरोप हों और इंक्वायरी करने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हो, ऐसे मामलों में प्रेसिडेंट या गवर्नर की सेटिस्फैक्शन पर बिना इंक्वायरी एक्शन लिया जा सकता है। इसमें रीजंस रिकॉर्ड करना भी जरूरी नहीं माना जाता। समझ गई। ये एक्सेप्शंस बहुत स्पेसिफिक और सीरियस सिचुएशंस के लिए हैं।
अच्छा, एक और पॉइंट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। उसने इस इंक्वायरी प्रोसेस में कुछ चेंज किया था? हाँ, वो इम्पॉर्टेंट चेंज था। 42nd अमेंडमेंट से पहले सिविल सर्वेंट को 2 बार सुनवाई का मौका मिलता था। एक तो इंक्वायरी स्टेज पर जब एविडेंस लिया जा रहा हो, और दूसरा इंक्वायरी के बाद जब पनिशमेंट प्रपोज होती थी, तब भी उसे प्रपोज्ड पनिशमेंट पर अपना रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता था। राइट। 42nd अमेंडमेंट ने ये सेकंड अपॉर्चुनिटी यानी पनिशमेंट स्टेज पर रिप्रेजेंटेशन का मौका हटा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंक्वायरी स्टेज पर ही है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद अथॉरिटी एविडेंस के आधार पर पनिशमेंट इंपोज कर सकती है। अलग से पनिशमेंट पर सुनवाई का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। Okay. And how has the Supreme Court interpreted this phrase reasonable opportunity of being heard? मतलब इसमें क्या-क्या शामिल होना चाहिए according to the court? सुप्रीम कोर्ट ने इसे काफी क्लियरली डिफाइन किया है ओवर टाइम। बेसिकली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इंक्लूड्स 3 की एलिमेंट्स। क्या है वो? पहला, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उस पे चार्जेस क्या हैं और वो किस एविडेंस पर बेस्ड हैं, ताकि वो अपना डिफेंस प्लान कर सके। दूसरा, उसे अपने डिफेंस में बोलने का, एविडेंस पेश करने का और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। फेयर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ठीक है। And the third? तीसरा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फाइनल डिसीजन लेने से पहले इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट की कॉपी एम्प्लॉय को दे, ताकि वो उस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स या ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकें। दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज AIS की तरफ। आर्टिकल 312, इसमें राज्यसभा का स्पेशल रोल है, राइट? ऐसा क्यों? हाँ, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है। आर्टिकल 312 कहता है कि अगर राज्यसभा, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, एक रेजोल्यूशन पास करती है, स्पेशल मेजॉरिटी से। हाँ, बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये डिक्लेयर करते हुए कि नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, तो पार्लियामेंट कानून बनाकर ऐसी सर्विस क्रिएट कर सकती है। राज्यसभा को ये पावर क्यों दी गई? क्योंकि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और ऑल इंडिया सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके ऑफिसर्स सेंटर द्वारा रिक्रूट होते हैं पर काम स्टेट्स में करते हैं। तो कोई भी नई AIS बनाने से पहले स्टेट्स की कंसेंट राज्यसभा के थ्रू जरूरी मानी गई, फेडरल बैलेंस बनाए रखने के लिए। इंटरेस्टिंग। तो इन AIS ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस कौन रेगुलेट करता है, पार्लियामेंट या स्टेट्स? ये पावर पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 312 कहता है कि पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट and the conditions of service of persons appointed to any All India service। इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 बनाया है। ओके। इस एक्ट के तहत सेंटर रूल्स बनाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसल्टेशन के बाद। तो कंट्रोल सेंटर का है, बट विद स्टेट इन्वॉल्वमेंट। IAS और IPS तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय से ही थे, उनका क्या हुआ? हाँ, आर्टिकल 312 में ये प्रोविजन है कि IAS और IPS जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर मौजूद थे, उन्हें पार्लियामेंट द्वारा इसी आर्टिकल के तहत क्रिएट किया गया माना जाएगा, उन्हें इफेक्टिवली कंटिन्यू किया गया। बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी 1966 में AIS बनाया गया। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS की भी बात होती है, उसका क्या स्टेटस है आर्टिकल 312 में? आर्टिकल 312 AIJS के क्रिएशन का प्रोविजन करता है। ये कहता है कि AIJS में डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का कोई पोस्ट नहीं होगा और AIJS बनाने वाला लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसे 42nd अमेंडमेंट ने इनेबल किया था शायद। हाँ, 42nd अमेंडमेंट 1976 ने आर्टिकल 312 में AIJS के क्रिएशन का एक्सप्लिसिट प्रोविजन डाला था, लेकिन आज तक पार्लियामेंट ने AIJS बनाने के लिए कोई कानून पास नहीं किया है। क्यों, इस पे डिबेट है क्या? हाँ, बहुत लंबी डिबेट है। सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे जुडिशियल स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म होंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, वैकेंसीज फिल होंगी। ओपोनेंट्स कहते हैं कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम करेगा, हाई कोर्ट्स के रोल को डाइल्यूट करेगा और लोकल लैंग्वेज कस्टम्स की नॉलेज वाले जजेस की कमी हो सकती है। सो इट्स अ कंटेंशियस इशू। समझ गए, ये डिबेट तो चलती रहेगी लगता है। अच्छा, आखिर में कुछ और आर्टिकल्स हैं 312A, 313, 314, इनके बारे में ब्रीफली बता दीजिए। जरूर। आर्टिकल 312A इसे 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972 से ऐड किया गया था।
ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो उन लोगों की सर्विस कंडीशंस को बदल सके या रिवोक कर सकें जो 1950 से पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा अपॉइंट किए गए थे, जैसे आईसीएस ऑफिसर्स। ये बेसिकली ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए था। ओके। आर्टिकल 313 ये भी एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है। ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर नए कानून नहीं बनाते, तब तक 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले जो लॉज पब्लिक सर्विसेज पर लागू होते थे वो कंटिन्यू रहेंगे, प्रोवाइडेड वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट ना हो, कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए। और आर्टिकल 314? आर्टिकल 314 पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंटीज को कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस देता था, रेम्यूनरेशन, लीव, पेंशन वगैरह को लेकर, लेकिन इसे भी 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972 ने रिपील कर दिया, मतलब हटा दिया, तो ये अब ऑपरेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये थे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पार्ट 14 के, जो पब्लिक सर्विसेज का पूरा ढांचा तय करते हैं। आर्टिकल 309 से 313 तक रिक्रूटमेंट कंडीशंस, टेन्योर, आर्टिकल 311 के क्रूशियल सेफगार्ड्स और ऑल इंडिया सर्विसेज का स्पेशल स्टेटस। काफी डिटेल फ्रेमवर्क दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। बिल्कुल, और इसमें एक कांस्टेंट थीम है बैलेंस बनाने की, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन की जरूरत, और साथ ही पब्लिक सर्वेंट्स को आर्बिट्रेरी एक्शन से प्रोटेक्शन, ताकि वो फियरलेस और इम्पार्शियल होकर काम कर सकें। आर्टिकल 3 and 11 is key to that balance. Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 74 Public Services of Indian Polity. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyawad. Jai Hind.